भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। ट्रंप टैरिफ टसल के बीच टोक्यो पहुंचे पीएम मोदी, जापानी पीएम के साथ मीटिंग, डिनर, देखें शेड्यूल। भारत को अमेरिका से आयात पर अधिक शुल्क लगाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल। राहुल की रैली में पीएम मोदी की मां को अपशब्द, अमित शाह बोले मर्यादा की सारी सीमा लांघ दी, देश माफ नहीं करेगा। हम दो हमारे तीन, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा हर परिवार में होने चाहिए 3 बच्चे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आया बड़ा अपडेट, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक और मेंबर हुआ अरेस्ट। वोटर अधिकार यात्रा, स्टालिन बोले वोटरों का नाम हटाना आतंकवाद से भी बदतर, बीजेपी ने स्टालिन और रेवंत रेड्डी का फूंका पुतला। टैरिफ की मार से निर्यातकों को बचाएगी सरकार, कर्मचारियों की छंटनी पर दिया ये बड़ा बयान। बाजार में अचानक जोरदार उछाल, दिग्गज शेयरों ने दिखाई मजबूती, सेंसेक्स 800 अंक चढ़ा। जम्मू में बारिश ने तोड़ा 115 सालों का रिकॉर्ड, अगले 15 दिन अहम, अगस्त में आसमानी आफत। बिहार में हाई अलर्ट, नेपाल के रास्ते घुसे जैश-ए-मोहम्मद के 3 खूंखार आतंकी। ट्रंप को ठेंगा, चीन के विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे पुतिन और किम जोंग उन, अलग थलग पड़ेगा अमेरिका। यह मोदी का युद्ध, ट्रंप के सलाहकार ने रूस यूक्रेन जंग को भारत से जोड़ा, बताया टैरिफ आधा कैसे होगा। गणपति विसर्जन में ढोल नगाड़ों की ताल पर नाचे सलमान खान, बहन अर्पिता समेत शामिल हुआ खान परिवार। पत्नी सुनीता संग दिखे गोविंदा, परिवार के साथ किया गणपति विसर्जन, वीडियो वायरल। मिली अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी से, एक्टिंग की दुनिया में रखेंगे कदम, पढ़ाई में थे टॉप। चलिए विस्तार से जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% टैरिफ से दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते नाजुक दौर में हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जापान यात्रा पर टोक्यो पहुंच गए। पीएम मोदी जापान के बाद चीन की भी यात्रा करने वाले हैं। भारत से निकलते वक्त उन्होंने कहा उनकी जापान और चीन की आगामी यात्राएं भारत के राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को और मजबूत करेंगी। पीएम मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है कि मेरी जापान और चीन यात्राएं हमारे राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएंगी तथा क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और सतत विकास में सार्थक सहयोग के निर्माण में योगदान देंगी। पीएम मोदी की जापान की 8वीं यात्रा, ये पीएम मोदी की जापान की 8वीं यात्रा है। शुक्रवार को वो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। मई 2023 में वो आखिरी बार जापान गए थे। दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात जून 2025 में कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन और 2024 में लाओस में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। वैश्विक साझेदारी को आकार देने पर फोकस, पीएम मोदी ने कहा इस यात्रा के दौरान दोनों देश विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान देंगे। इसके तहत आर्थिक और निवेश संबंधों के दायरों को और बढ़ाने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और सेमीकंडक्टर्स जैसी नई और उभरती तकनीकों में सहयोग आगे बढ़ाने पर जोर रहेगा। साथ ही दोनों देशों के सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने का भी अवसर मिलेगा। जापानी पीएम इशिबा से वार्ता और डिनर का भी प्रोग्राम। प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ वार्ता और कार्यकारी रात्रि भोज निर्धारित है। दोनों नेता मियागी प्रेफेक्चर का भी दौरा करेंगे। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार तथा लोगों के बीच आदान प्रदान समेत कई अहम क्षेत्रों में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी। भारत जापान के उद्योगपतियों की भी बैठक। भारत और जापान 2014 से स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप साझा कर रहे हैं, जो सभ्यतागत रिश्तों और क्षेत्रीय एवं वैश्विक दृष्टिकोण की समानता पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और जापान के उद्योगपतियों की बैठक भी होगी, जिसमें क्वाड सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा व स्थिरता जैसे विषयों पर चर्चा होगी।
पीएम मोदी के जापान दौरे का शेड्यूल सुबह 5:40 पर हानेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। सुबह 10:30 बजे से 10:50 तक व्यावसायिक कार्यक्रम, सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक जापानी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत, दोपहर 1:15 बजे से 1:20 बजे तक शोरीजान दारुमाजी मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा दारुमा गुड़िया भेंट, दोपहर 2:30 से 5:15 तक भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन। जापान के बाद चीन पहुंचेंगे पीएम मोदी। जापान यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये उनका साल का चीन दौरा होगा और 2020 में गलवान घाटी झड़प के बाद पहली चीन यात्रा होगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को मांग की कि भारत को अमेरिका से आयात पर अधिक शुल्क लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस फैसले का समर्थन करेगा। केजरीवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अमेरिका से आयातित कपास पर 11% शुल्क माफ करने का फैसला किया है, जिससे यहां के स्थानीय किसानों का कारोबार प्रभावित हो सकता है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आप प्रमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला भारत के किसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। उन्होंने सरकार से अमेरिकी आयात पर अधिक शुल्क लगाने की मांग की। उन्होंने कहा, अन्य देश झुके नहीं, उन्होंने अधिक शुल्क लगाए, हमें भी अधिक शुल्क लगाने चाहिए। अगर अमेरिका 50% शुल्क लगा रहा है तो हमें इसे दोगुना करके 100% कर देना चाहिए। पूरा देश इस फैसले का समर्थन करेगा। कोई भी देश भारत का विरोध नहीं कर सकता। हम 140 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश हैं। सरकार ने बृहस्पतिवार को अमेरिका में 50% के भारी शुल्क का सामना कर रहे कपड़ा निर्यातकों की मदद के लिए कपास के शुल्क मुक्त आयात को 3 महीने और बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया है। इससे पहले 18 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक कपास के आयात पर शुल्क में छूट दी थी। केजरीवाल ने दावा किया, भारत अमेरिका से आयातित कपास पर 11% शुल्क लगाता था। इसका मतलब था कि अमेरिकी कपास घरेलू कपास से महंगा था। लेकिन मोदी सरकार ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक इस शुल्क को माफ करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कपड़ा उद्योगों को सस्ता कपास मिलेगा। जब अक्टूबर में हमारा कपास बाजार में बिक्री के लिए आएगा तो खरीदार कम होंगे। उन्होंने कहा, इस फैसले से तेलंगाना, पंजाब, विदर्भ और गुजरात के किसान सबसे अधिक प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% शुल्क लगाया है। हमें 11% शुल्क को बढ़ाकर 50% करना चाहिए था, न कि इसे पूरी तरह से माफ करना चाहिए था। केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि केंद्र अमेरिकी कपास पर 11% शुल्क फिर से लागू करे। आप प्रमुख ने कहा, 7 सितंबर को आप इस मुद्दे पर गुजरात के चोटिला में एक विशाल जनसभा करेगी। मैं सभी राजनीतिक दलों और किसान संगठनों के इस मुद्दे को उठाने का आग्रह करता हूं। केंद्र सरकार के इस फैसले से चोटिला के किसान बुरी तरह प्रभावित होंगे। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता जी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन को जनता द्वारा दंडित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने दरभंगा शहर में बुधवार की घटना के संबंध में गुरुवार को यहां कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो कथित तौर पर दरभंगा जिले का है, जहां से बुधवार सुबह यात्रा शुरू की गई थी, जब राहुल गांधी, उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल पर मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए थे। इस प्रकरण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा के बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, भीड़ का व्यवहार राजद की गुंडागर्दी जैसा था और कांग्रेस सत्ता की अंधी चाहत में उपद्रवी व्यवहार को बर्दाश्त कर लेती है। वीडियो क्लिप में कोई प्रमुख नेता नहीं आ रहा नजर। वीडियो क्लिप एक छोटे से मंच की है जिस पर कोई प्रमुख नेता मौजूद नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति माइक पर अपशब्द कह रहा था जिसे सुना जा सकता था लेकिन देखा नहीं जा सकता था और व्यक्ति को वहां खड़े लोगों ने फटकार लगाई। हालांकि एनडीटीवी इस वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वो न केवल निंदनीय है बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है।
कांग्रेस की राजनीति निम्न स्तर पर आ पहुंची है अमित शाह ने आगे लिखा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति अपने निम्न स्तर पर आ पहुंची है। उनको यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि कैसे एक गरीब मां का बेटा बीते 11 वर्षों से प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ है और अपने नेतृत्व में देश को निरंतर आगे ले जा रहा है। ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने उन 4 चरित्र में वापस लौट आई है जिसके माध्यम से उसने हमेशा देश की राजनीतिक संस्कृति में जहर घोलने का काम किया। अमित शाह बोले, देशवासी माफ नहीं करेंगे। गृह मंत्री ने लिखा कि गुजरात के मुख्यमंत्री काल से लेकर आज तक गांधी परिवार ने मोदी जी के खिलाफ नफरत फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, परंतु अब तो इन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी है। ये हर मां का, हर बेटे का अपमान है जिसके लिए 140 करोड़ देशवासी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। गृह राज्य मंत्री ने राहुल तेजस्वी से की माफी की मांग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी अपने बयान जारी कर गांधी और यादव से अपने कथित समर्थकों के व्यवहार के लिए माफी मांगने को कहा। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज्य भाजपा मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा, बस इंडिया गठबंधन के घटनाक्रम को देखें। सबसे पहले उन्होंने यात्रा में रेवंत रेड्डी और एम.के. स्टालिन को आमंत्रित किया, जो दोनों बिहार को गाली देने के लिए जाने जाते हैं। फिर उनके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बोले, एनडीए के खिलाफ लोगों में आक्रोश। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा, हमारी पार्टी नहीं बल्कि भाजपा गाली गलौज के लिए जानी जाती है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खिलाफ इतना आक्रोश है कि लोग मंचों से अपनी भड़ास निकालने लगे हैं। फिर भी हम लोगों को ऐसा करने से रोकते हैं और उन्हें समझाते हैं कि इस तरह का व्यवहार करना भाजपा की आदत है, कांग्रेस की नहीं। राजद प्रवक्ता ने कहा, मामले की जांच होनी चाहिए। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि यात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है। उन्होंने कहा, हमें कैसा पता चलेगा कि किस पार्टी के समर्थक ने किस छिपे हुए एजेंडे के तहत ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था। इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा भाषा की शिष्टता का उल्लंघन हमेशा भाजपा ने किया है, इंडिया गठबंधन ने कभी ऐसा नहीं किया है। देश की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित व्याख्यानमाला कार्यक्रम 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज के तीसरे दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने जनसंख्या नीति पर भी बात की। जनसंख्या नीति पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम 2 और हमारे 3 की नीति होनी चाहिए। 3 से कम जन्म दर है तो लुप्त हो जाते हैं मोहन भागवत ने कहा, दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि विवाह में बहुत देर न करने और 3 संतान करने से माता पिता और संतानों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को ये देखना चाहिए कि अपने घर में 3 संतान होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर कहते हैं कि 3 संतान होने से माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बच्चे आपस में ईगो मैनेजमेंट सीखते हैं, झगड़े नहीं होते। सभी नागरिक को सोचना चाहिए कि 3 संतान हो। मोहन भागवत ने आगे कहा कि देश का एवरेज 2.1 है, गणित में होता है लेकिन मनुष्यों में 2.1 का मतलब 3। भारत के प्रत्येक नागरिकों को सोचना चाहिए कि उनके घर में 3 बच्चे हों, लेकिन 3 बच्चे का खर्च भी उठाना पड़ेगा। ऐसे में 3 से आगे न बढ़े, इसे सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि जन्म दर सबकी कम हो रही है। हिंदुओं का पहले से कम था, अब और कम हो रही है। 3 बच्चे से कम नहीं करना चाहिए। इसके लिए नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। जिसके हाथ में ऐसा करना है उन्हें यह करना चाहिए। जनसंख्या बोझ भी बन सकती है, नियंत्रित रहना जरूरी। मोहन भागवत ने आगे कहा, भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक के घर में 3 बच्चे होने चाहिए। ये मैं देश की दृष्टि से कह रहा हूं। जनसंख्या बोझ भी बन सकती है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे, जो 3 संतान होनी चाहिए, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की परवरिश भी जरूरी है। जन्म दर सबका कम हो रहा है। हिंदुओं का पहले से कम था तो अब और कम हो रहा है। हर परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक और मेंबर को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी का नाम अमोल गायकवाड़ है, जो पुणे का रहने वाला है। साथ ही सूत्रों ने आगे बताया कि अनमोल को क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल की टीम ने गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पता चला कि मामले के फरार आरोपी शुभम लोनकर को मुंबई में लाने और ले आने का काम अमोल गायकवाड़ देखता था।
अब तक पुलिस ने 26 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। अब तक बाबा सिद्दीकी हत्या के मामले में पुलिस ने 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में अभी 3 आरोपी वांटेड हैं, जिनमें अनमोल बिश्नोई, शुभम लोनकर और मोहम्मद यासीन अख्तर शामिल हैं। अनमोल बिश्नोई, जो कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई और कथित मास्टरमाइंड है, वहीं शुभम लोनकर और मोहम्मद यासीन अख्तर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। 12 अक्टूबर 2024 को हुई थी हत्या। बता दें कि बाबा सिद्दीकी 66 वर्ष की उम्र की हत्या 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा इलाके में हुई थी। उनके बेटे और विधायक जिशीन सिद्दीकी के कार्यालय के पास 3 बंदूकधारियों ने गोली मारी थी। पुलिस ने बताया था कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल होने का आरोप है। इससे पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके मोबाइल नंबर को धोखे से दूसरे सिम कार्ड पर चालू करने की साजिश का मामला सामने आया था। इस मामले में वांद्रे पुलिस ने दिल्ली के बुराड़ी इलाके से एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया था। आरोपी पर पहले से ही कई साइबर अपराध दर्ज हैं। बिहार में एसआईआर के खिलाफ चल रही राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन शामिल हुए। उन्होंने वोटरों का नाम हटाना आतंकवाद से भी बदतर बताया। इससे पहले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। मंगलवार को यह यात्रा मुजफ्फरपुर जिले में थी, जहां द्रविड़ मुनेत्र कशगम द्रमुक अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी बहन पार्टी सांसद कनिमोई के साथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि बिहार विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए तो इंडिया गठबंधन इसमें जीत दर्ज करेगा। उन्होंने मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने को आतंकवाद से भी बदतर बताया है। स्टालिन ने मुजफ्फरपुर में तमिल में दिया भाषण। मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए स्टालिन ने अपना भाषण तमिल में दिया, जिसका हिंदी में अनुवाद होने पर भीड़ ने तालियां बजाकर स्वागत किया। स्टालिन ने आरोप लगाते हुए कहा, पिछले 1 महीने से पूरा देश बिहार पर उत्सुकता से नजर रखे हुए है। निर्वाचन आयोग रिमोट कंट्रोल वाली कठपुतली बन गया है। स्टालिन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में निकाली गई यात्रा को मिली प्रतिक्रिया से उत्साहित थे। स्टालिन बोले, 65 लाख लोगों का नाम हटाना आतंकवाद से भी बदतर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सवाल किया, क्या 65 लाख लोगों के नाम मसौदा मतदाता सूची से हटाना आतंकवाद से भी बदतर नहीं है? स्टालिन ने कहा कि जब राहुल गांधी ने अतीत में हुए चुनावों की निष्पक्षता पर संदेह जताया था, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उन्हें हलफनामा पेश करने की चुनौती दी थी। स्टालिन ने वादा किया, इंडिया गठबंधन जीती तो शपथ ग्रहण में मैं भी आऊंगा। स्टालिन ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत के बाद मैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए फिर आऊंगा। उन्होंने कहा कि बिहार ही वो धरती है जहां इस राष्ट्रव्यापी गठबंधन इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी और ये गठबंधन भाजपा की सीट की संख्या को 240 तक लाने में सफल रहा, जो पिछले साल लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीट जीतने का दावा कर रही थी। पटना में स्टालिन और रेवंत रेड्डी का पुतला फूंका। दूसरी ओर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शामिल होने को लेकर विरोध तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी पटना में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बुधवार को पुतला फूंका और उनके बिहार आने का विरोध भी जताया। आयकर गोलंबर के पास भाजपा कार्यकर्ताओं का जलाया पुतला। भाजपा प्रदेश कार्यालय से सैकड़ों कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल निकालने के लिए इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं के हाथों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव, स्टालिन और रेवंत रेड्डी के विरोध में लिखे नारे के पोस्टर और तख्तियां थी। सभी कार्यकर्ता इस विरोध में नारे लगा रहे हैं। आयकर गोलंबर के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का पुतला फूंका। कार्यक्रम में पसमांदा फाउंडेशन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सदस्य शामिल हुए। दक्षिण के जिन नेताओं ने बिहारियों का अपमान किया, उसे लेकर घूम रहे राहुल तेजस्वी पुतला दहन करने के कार्यक्रम में शामिल भाजपा प्रदेश के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने जहां बिहार के लोगों को सनातन को अपमानित किया, इसके बाद भी कांग्रेस और राजद के युवराज उन्हें बिहार लाकर घुमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को समझना चाहिए था कि ये बिहार के सम्मान और स्वाभिमान की बात है। तेजस्वी यादव को इसका जवाब देना चाहिए कि बिहार को अपमानित करने वालों को यहां क्यों लेकर आए।
रेवंत रेड्डी और स्टालिन ने बिहारियों का अपमान किया भाजपा। उन्होंने कहा कि बिहार को अपमानित करने वालों को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। रेवंत रेड्डी और स्टालिन ने बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसके लिए आपको बिहार की धरती पर माफी मांगनी चाहिए। बिहार के लोग कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। बिहार के लोग इस बार ये साबित कर देंगे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान ने कहा कि बिहार के लोग अगले चुनाव में इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। बिहार का अपमान करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज भले तेजस्वी यादव सत्ता की भूख में बिहार के लोगों का अपमान करने वालों का भी स्वागत कर रहे हों, लेकिन इसका परिणाम उन्हें ही भुगतना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के असर की समीक्षा के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक्सपोर्टरों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद भारतीय एक्सपोर्टरों की सबसे बड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के प्रेसिडेंट SAC रल्हन ने मिलेनियम को बताया कि वित्त मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि सरकार टैरिफ से ज्यादा प्रभावित होने वाले एक्सपोर्टरों की मदद करेगी। उन्होंने निर्यातकों से कर्मचारियों की छंटनी न करने को भी कहा। रल्हन ने बताया कि वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जल्दी ही 50% रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से प्रभावित एक्सपोर्टरों के लिए पॉलिसी लेकर आएगी। वित्त मंत्री ने FIEO से लिखित में रिपोर्ट मांगी है कि 50% रेसिप्रोकल टैरिफ का अलग अलग एक्सपोर्टर सेक्टरों पर कितना असर पड़ेगा। इसकी समीक्षा के बाद सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। वित्त मंत्री ने निर्यातकों से अपने कर्मचारियों की छंटनी न करने का भी आग्रह किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ का कई सेक्टरों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। इनमें जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स और घरों की सजावट जैसे सामान प्रमुख हैं। हालांकि यह असर ज्यादा समय नहीं चलेगा। आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने की जरूरत है, जिसमें 5 से 6 महीने लग सकते हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सरकारी सूत्रों ने मिलेनियम से कहा कि भारतीय नागरिकों और व्यापारियों के हित में जो अच्छा होगा वही किया जाएगा। टैरिफ थोपे जाने के बाद हालांकि ट्रेड डील पर बातचीत ठंडे बस्ते में है, लेकिन फॉर्मल बातचीत जल्द शुरू होने की संभावना है। उद्योग जगत को आशंका है कि टैरिफ की वजह से व्यापार घटने से नकदी की संकट हो सकती है। इसकी पूर्ति एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन EPM के तहत की जा सकती है। इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। पुरानी प्रोत्साहित योजनाओं की बहाली और नई सब्सिडी की मांग पर जो काम हो रहा है, उद्योग अब पारंपरिक निर्यात से आगे बढ़कर ई-कॉमर्स के जरिए वैश्विक बाजारों में प्रवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं। गौरतलब है कि भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका का 50% टैरिफ बुधवार से लागू हो गया है। इससे झींगा, परिधान, हीरे, चमड़े व जूते, चप्पल, रत्न आभूषण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में निर्यात पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। टाटा कैपिटल को भारतीय बाजार रेगुलेटर यानी सेबी से शेयर बाजार में उतरने की मंजूरी मिलने के 1 महीने से कुछ ज्यादा समय में इस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने सोमवार को अनिवार्य लिस्टिंग के लिए अपने अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल कर दिए हैं। इस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के IPO में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 23 करोड़ शेयर बेचेगी, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 3.58 करोड़ शेयर और बेचेगा। कंपनी नई पूंजी जुटाने के जरिए 21 करोड़ शेयर भी जारी करेगी। मिलेनियम प्रॉफिट ने पहले ही इस ऑफर के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी थी। वर्तमान में टाटा सन्स के पास इन NBFC में पूरी तरह से डाइल्यूटेड आधार पर 88.6% हिस्सेदारी है, जबकि टाटा समूह की अन्य कंपनियों के पास 7% हिस्सेदारी है। IFC के पास वर्तमान में कंपनी में 1.8% हिस्सेदारी के बराबर 7.16 करोड़ शेयर हैं। IPO के पैसे का इस्तेमाल। टाटा कैपिटल का प्रस्ताव है कि नए पब्लिक इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग अपने टियर 1 पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए किया जाए, ताकि व्यवसाय के विकास से उत्पन्न होने वाली भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं, जिसमें आगे उधार देना भी शामिल है, को पूरा किया जा सके। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, BNP पारिबा, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और HDFC बैंक लिमिटेड इस निर्गम के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। टाटा कैपिटल ने बाजार में अपनी शुरुआत से पहले कोई प्री IPO प्लेसमेंट की योजना नहीं बनाई है। IPO की राह। पिछले महीने टाटा कैपिटल के बोर्ड ने राइट्स इशू के जरिए 1752 करोड़ रुपए और बॉन्ड के जरिए 30,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दी थी। इससे पहले कंपनी ने फरवरी के अंत में राइट्स इशू के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाए थे। टाटा सन्स ने अपनी पूरी हिस्सेदारी खरीद ली, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन सहित अन्य छोटे शेयरधारकों ने भी इसमें भाग लिया। कंपनी ने कहा कि वो इस राशि का इस्तेमाल आगे और उधार देने और अपने लेवरेज रेशियो को सुधार के लिए करेगी।
मिलेनियम प्रॉफिट ने पिछले महीने बताया था कि टाटा कैपिटल ने गोपनीय रूप से दायर अपने ड्राफ्ट पेपर्स को देश के मार्केट रेगुलेटर में मंजूरी दे दी है। टाटा समूह की वित्तीय सेवा शाखा लंबे समय से पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी कर रही थी और टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ विलय के लिए एनसीएलटी की मंजूरी मिलने के बाद बाजार नियामक के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल करने की योजना बना रही थी। लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले टाटा समूह की 17वीं कंपनी होगी। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए टाटा की वित्तीय सेवा शाखा ने 3655 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 3327 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि इसकी आय 18,175 करोड़ रुपए से बढ़कर 28,313 करोड़ रुपए हो गई है। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटों की भारी बारिश ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जम्मू में 380 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो 1910 में वैधशाला की स्थापना के बाद से सबसे अधिक है। यहाँ 115 सालों के बाद सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले का रिकॉर्ड 25 सितंबर 1988 का था, जब 270.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 23 अगस्त 1996 को दर्ज 218.4 मिलीमीटर वर्षा का आंकड़ा भी पीछे छूट गया। तुलना के लिए अगस्त महीने का औसत वर्षा आंकड़ा 403 मिलीमीटर है, जो अब लगभग एक दिन में ही पूरा हो गया है। जम्मू में माता वैष्णो देवी मार्ग के अर्धकुंवारी में हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 40 के पार हो गई है। जनजीवन पर भारी असर। लगातार बारिश से बिजली, पानी और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त होने से संपर्क बाधित है और ज्यादातर ट्रेनें दूसरे दिन भी रद्द कर दी गई हैं। रेलवे के सूत्रों का कहना है कि हालात ठीक रहे तो कुछ ट्रेनें चलेंगी। दूरसंचार कंपनियों ने बताया कि मरम्मत और बहाली का काम जारी है। मौसम की स्थिति अनुकूल रही तो सेवाएं देर शाम तक बहाल होने की संभावना है। निवासियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। अगले 15 दिन अहम मॉनसून का खतरा बरकरार। जम्मू में बारिश के रेड अलर्ट को हटाकर येलो अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मॉनसून का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। प्रशासन ने अगले 15 दिन बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। हालांकि हालात में सुधार देखते हुए जम्मू क्षेत्र के लिए जारी रेड अलर्ट हटा लिया गया है और अब येलो अलर्ट लागू है। कश्मीर संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग का कहना है कि झेलम नदी का जल स्तर घटा है, लेकिन खतरा टला नहीं है। आने वाले 10 से 15 दिन बेहद अहम हैं। लोग मौसम विभाग की सलाह का पालन करें और नदियों के पास सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि सभी टीमें हाई अलर्ट पर हैं और 150 से अधिक संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पिछले 48 घंटों में किसी नई बाढ़ की सूचना नहीं मिली है। मौसम में सुधार पर सतर्कता जरूरी। गर्ग ने सेना, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के प्रयासों की सराहना की। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने बताया कि प्रदेश में मौसम में सुधार दर्ज किया गया है। विभाग ने लाल चेतावनी घटाकर पीली चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार 29 को भी जम्मू, उधमपुर और डोडा के कुछ हिस्सों में छिटपुट भारी वर्षा की संभावना है। कुछ स्थानों पर 24 घंटे में 7 से 11 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान है। फिलहाल जम्मू के कई जिले अभी बाढ़ से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और लोग राहत व पुनर्वास कार्यों में तेजी की उम्मीद लगाए हुए हैं। बिहार इन दिनों हाई अलर्ट पर है। 3 पाकिस्तानी आतंकियों के घुसने की वजह से पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी किया है। पीएचक्यू के आला अधिकारियों से मिली खबर के मुताबिक पाकिस्तान के 3 आतंकवादी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस गए हैं। पाकिस्तानी टेररिस्ट एम्बेडेड इन बिहार। इसके नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन और मो उस्मान है। हसनैन अली रावलपिंडी, आदिल हुसैन उमरकोट और उस्मान बहावलपुर का रहने वाला है। बिहार में घुसे जैश के 3 आतंकी, जैश ए मोहम्मद के ये तीनों आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं। पीएचक्यू ने इन तीनों के पासपोर्ट से संबंधित जानकारी भी सीमावर्ती जिलों को साझा की है। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आतंकी गतिविधि पर पीएचक्यू पैनी नजर रख रही है। इसी बीच आतंकियों के घुसने की खबर से हड़कंप मच गया है। किसी बड़ी आतंकी साजिश को दे सकते हैं अंजाम। जानकारी के मुताबिक ये तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे सप्ताह में ही काठमांडू पहुंच गए थे। वहां से ये पिछले सप्ताह बिहार में घुसे हैं।
आशंका जताई जा रही है ये आतंकवादी देश के किसी हिस्से में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। पीएचक्यू ने सभी जिलों के खुफिया तंत्र को सक्रिय कर आसूचना संकलन करने और संदिग्ध आतंकियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही का निर्देश दिया गया है। 3 सितंबर को चीन में विजय दिवस की परेड होने वाली है। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन सहित 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लेने वाले हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के सरेंडर को बीजिंग में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी मौके पर एक विशाल मिलिट्री परेड के जरिए चीन अपनी सैन्य ताकत दिखाएगा। चीन के सहायक विदेश मंत्री होई लेई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि की कि परेड में 26 विदेशी राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष शामिल होंगे। पुतिन किम जोंग के अलावा बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंड्र लुशेंको, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और साउथ कोरिया के नेशनल असेंबली स्पीकर वू वोनशिक भी इस परेड में शामिल होंगे। यहां से चीन, रूस और वैश्विक दक्षिण के राजनयिक एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश है। उस दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 26 राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ चीनी नेताओं के साथ तियानमेन चौक पर हजारों सैनिकों का परेड देखेंगे। ये परेड शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद बीजिंग में आयोजित की जा रही है। एससीओ शिखर सम्मेलन में 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानमेन में निर्धारित पीएम मोदी भी इसमें भाग लेंगे। दुनिया देखेगी दमखम इस परेड को हाई लेवल पर कोरियोग्राफ किया गया है। इसके पिछले कुछ वर्षों में चीन की सबसे बड़ी परेडों में से एक होने की उम्मीद है। फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हाइपरसोनिक हथियारों जैसे अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों का यहां प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका या प्रमुख पश्चिमी यूरोपीय देशों के किसी भी नेता की इस परेड में भाग लेने की उम्मीद नहीं है। किम जोंग का इस परेड में शामिल होना भी एक बड़ी खबर है। वजह है कि 2019 के बाद उनकी चीन की पहली यात्रा होगी। दिसंबर 2011 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सत्ता विरासत में मिलने के बाद से किम जोंग ने शी जिनपिंग, पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति मून जे इन और अन्य से मुलाकात की है। लेकिन ये सभी मुलाकात द्विपक्षीय बैठकों के रूप में हुई थी। किम ने आज से पहले किसी भी बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन या विदेशी नेताओं से जुड़े कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है। इसके लागू होने के कुछ घंटों बाद व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन संघर्ष को मोदी का युद्ध करार दिया। उन्होंने ये दावा किया कि नई दिल्ली ने ही रूस से लगातार तेल खरीदकर उसकी सैन्य आक्रामकता को बढ़ावा दिया है। भारत पर रूस से व्यापार रोकने का दबाव डालते हुए उन्होंने कहा कि अगर नई दिल्ली मॉस्को से रियायती दर पर कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे तो तुरंत अमेरिकी टैरिफ में 50% की कटौती हो सकती है। ब्लूमबर्ग टेलीविजन के साथ एक इंटरव्यू में नवारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदर्भ देते हुए कहा, मेरा मतलब मोदी के युद्ध से है क्योंकि शांति का मार्ग आंशिक रूप से नई दिल्ली से होकर ही गुजरता है। मोदी का युद्ध। नवारो की टिप्पणी ट्रंप के भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ के बुधवार से प्रभावी होने के बाद आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद के लिए इस महीने की शुरुआत में लगाए गए मौजूदा 25% टैरिफ को दोगुना कर दिया है। नवारो ने दावा किया, मॉस्को ने नई दिल्ली को रियायती कच्चा तेल बेचकर उससे मिले धन का उपयोग अपनी युद्ध मशीन को फंड करने के लिए किया। नवारो ने कहा, भारत जो कर रहा है उससे अमेरिका में हर कोई हार रहा है। उपभोक्ताओं और व्यवसायों और हर चीज को नुकसान हो रहा है और श्रमिकों को नुकसान हो रहा है क्योंकि भारत के उच्च टैरिफ के कारण हमें नौकरियां, कारखाने, आय और उच्च वेतन की कीमत चुकानी पड़ रही है और ये टैक्स पेयर्स को नुकसान हो रहा है क्योंकि हमें मोदी के युद्ध के लिए धन देना पड़ेगा। तुरंत टैरिफ आधा हो जाएगा। नवारो ने कहा, अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद करता है तो युद्ध मशीन को पोषित करना बंद करता है तो उसे कल ही 25% टैरिफ में छूट मिल सकती है। गौरतलब है कि भारत पर 50% टैरिफ लगा है जो अमेरिका द्वारा किसी भी अन्य एशियाई देश पर लगाया गया सबसे अधिक टैरिफ है। ये भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजार संयुक्त राज्य अमेरिका में भेजे जाने वाले 55% से अधिक भारतीय सामानों को प्रभावित करेगा। भले इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे कई प्रमुख उत्पादों को अभी छूट दी गई है, लेकिन ट्रंप के इस फैसले ने कपड़ा और आभूषण सहित कई श्रम केंद्रित उद्योगों को प्रभावित किया है।
नवारो ने कहा, मेरे लिए परेशान करने वाली बात यह है कि भारतीय इसके बारे में बहुत अहंकारी हैं। वे कहते हैं, ओह हम उच्च टैरिफ नहीं लगाते हैं, ओह ये हमारी संप्रभुता की बात है, हम जिसे चाहे उसे तेल खरीद सकते हैं, भारत आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, ठीक है एक वैसा ही व्यवहार करें। दूसरी तरफ भारत ने रूस तेल की अपनी खरीद का बचाव करते हुए तेल गैस की कीमतें कम रखने और अपने घरेलू बाजार को स्थिर करने के लिए ये आवश्यक है। भारत ने अमेरिका के कदम को अनुचित बताया है। खास बात यह है, भारत एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है जो ट्रंप द्वारा लगाए गए सेकेंडरी टैरिफ से प्रभावित हुई है, जबकि चीन भी रूसी कच्चे तेल का एक प्रमुख खरीदार है। गणेश चतुर्थी की धूम हर साल की तरह इस साल को भी देखने को मिली, जहां बॉलीवुड से लेकर टीवी सितारों ने अपने घर में गणपति बापा का स्वागत किया। वहीं अब धीरे धीरे बापा को विदा करने का समय आ गया है। वहीं इसका झलक अर्पिता खान के घर पर भी देखने को मिली, जिसमें पूरा खान परिवार शामिल हुआ। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें सलमान खान को ढोल नगाड़ों की ताल पर अपने भांजे भांजियों के साथ शामिल होते देखा जा सकता है। वहीं इस मौके पर सोनाक्षी सिन्हा भी पति जहीर इकबाल के साथ गणपति विसर्जन में शामिल होते नजर आ रही हैं। अर्पिता खान के घर के गणपति विसर्जन के वीडियो में सलमान खान ब्लू कलर की टी-शर्ट और जींस में ढोल नगाड़ों की ताल पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनके साथ अर्पिता खान लाल रंग के सूट में डांस करती हुई नजर आ रही हैं, जबकि सलमान खान भांजे और भांजी के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वीडियो में ग्रीन कलर के कुर्ते में जहीर इकबाल और व्हाइट कलर के सूट में सोनाक्षी सिन्हा नजर आ रही हैं। इस वीडियो को फैंस काफी पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कमेंट सेक्शन में फैंस गणपति बापा मोरया लिखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सलमान खान को क्यूट कहते हुए नजर आ रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान बिग बॉस 19 को होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं फिल्मों की बात करें तो सिकंदर के बाद सलमान खान बैटल ऑफ गलवान में नजर आने वाले। इन दिनों देश भर में और महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन की धूम है। आज कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने गणपति बापा को विदा किया है, धूमधाम से उनकी प्रतिमा का विसर्जन किया है। गोविंदा का परिवार भी उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। गोविंदा, उनकी पत्नी सुनीता और बेटे यशवर्धन भी गणपति विसर्जन करते दिखे। गणपति बापा सबने खुशी खुशी विदा किया है। सभी नाचते हुए नजर आए। गोविंदा और सुनीता सोशल मीडिया पर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के कई वीडियो वायरल हैं, जिनमें दोनों गणपति विसर्जन से पहले नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के चेहरों पर गणपति उत्सव की खुशी साफ झलक रही है। गोविंदा के बेटे के हाथों में दिखी गणपति बापा की प्रतिमा। वायरल वीडियो में गोविंदा के बेटे यशवर्धन भी नजर आ रहे हैं। वो गणपति बापा की प्रतिमा को दोनों हाथों से थामे हुए। गोविंदा और सुनीता वीडियो में गणपति बापा मोरया के जयकारे लगा रहे हैं। गोविंदा का पूरा परिवार गणपति बापा की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। सुनीता आहूजा ने तलाकों की अफवाहों पर क्या कहा था? सुनीता आहूजा ने बीते बुधवार को गणपति उत्सव के मौके पर कई पैपराजी पेज को इंटरव्यू दिए, जिसमें तलाक की अफवाहों को नकार दिया गया। उनका कहना है कि जब तक वो या गोविंदा इस मुद्दे पर कुछ न कहे, तब तक किसी तरह की बात पर भरोसा नहीं करना है। गोविंदा के करियर फ्रंट की बात करें तो वो एक फिल्म दुनियादारी कर रहे हैं। इस फिल्म की रिहर्सल से जुड़े वीडियो गोविंदा ने कुछ महीने पहले अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए थे। कपिल शर्मा के साथ कॉमेडी शो के जरिए घर घर में मशहूर अर्चना पूरन सिंह के बड़े बेटे आर्यन मन सेठी की हाल ही में सगाई हुई। उनका परिवार चर्चा में आ गया है। अब अर्चना और परमीत सेठी के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी ने अपनी अलग राह बनानी शुरू कर दी है। आपको बता दें, आयुष्मान सेठी भी अपने पिता और भाई की तरह बेहद हैंडसम और गजब के फिटनेस के मालिक हैं। आयुष्मान सेठी को 12th की परीक्षा में दुनिया के टॉप 100 स्टूडेंट्स में शुमार किया गया था। यहाँ तक कि उन्हें आईवी लीग कॉलेज में दाखिला मिलने का भी मौका था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही रास्ता चुन रखा था। कुकिंग में माहिर संजय कपूर भी कर चुके थे तारीफ। कम ही लोग जानते हैं कि आयुष्मान के पढ़ाई के साथ साथ कुकिंग का भी बेहद शौक है। अपने भाई के साथ मड आइलैंड में रहते समय जब खाना डिलीवर कराना मुश्किल होता था, तो आयुष्मान ने खुद ही कुकिंग शुरू की। धीरे धीरे ये शौक उनके फैशन में बदल गया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी खुद की बेकरी भी चलाई है। उनकी कुकिंग स्किल्स इतनी शानदार हैं कि सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। एक्टिंग की दुनिया में नई शुरुआत। हालांकि कुकिंग आयुष्मान का पैशन है, लेकिन उनका असली सपना है एक्टर बनना। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लगातार वेब सीरीज और फिल्मों के लिए ऑडिशन दे रहे हैं। उनके स्मार्ट लुक्स और दमदार फिटनेस को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि उन्हें जल्द ही किसी प्रोजेक्ट में बड़ा मौका मिल सकता है।
नए स्टार किड से फैंस को उम्मीद। आयुष्मान सेठी ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक स्टार किड नहीं बल्कि अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर पहचान बनाने वाले इंसान हैं। पढ़ाई में टॉपर रहने से लेकर कुकिंग में कमाल दिखाने और अब एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने तक उन्होंने हर फील्ड में अपनी काबिलियत दिखाई है। फैंस और इंडस्ट्री दोनों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। आने वाले समय में आयुष्मान सेठी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नए चमकते सितारे बन सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताजा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज 24 भी जरूर देखें। आप हमें एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉइड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।